दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे केरल के उस दर्द की जिसका एहसास क्या केरल की जनता को है, क्या केरल की से जुड़े हुए राजनीतिक दलों को इसका एहसास है, क्या देश की मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या इन मीडिया के अलग अलग स्वरूपों को केरल के इस दर्द का एहसास है, जो दर्द चुनाव परिणाम के हवाले से उभर कर आए हैं। दोस्तों आंकड़ों का जब आप विश्लेषण करेंगे, जिस बात की चर्चा मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं, तो आप भी दांतों तली उंगली दबा लेंगे। दबा इसलिए लेंगे दोस्तों कि केरल वह राज्य है दोस्तों जहां भारत में प्रवेश करने के लिए तीन विदेशी विचारधाराओं ने गेटवे के रूप में केरल का इस्तेमाल किया। सन 52 ईस्वी में सेंट थॉमस के माध्यम से ईसाईयत केरल के रास्ते भारत में घुसी। उसके बाद 629 ईस्वी में अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम भारत के अंदर जब प्रवेश किया तो उसके लिए भी गेटवे केरल ही बनी। दोस्तों तीसरी जो विदेशी विचारधारा का भारत में प्रवेश हुआ, उसका भी गेटवे कम्युनिस्ट पार्टी ही बनी, मतलब केरल ही बना। बात कर रहा हूं कम्युनिस्ट पार्टी की। देश के अंदर, भारत के अंदर पहली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की जो बनी वो केरल में बनी 1957 ईस्वी में, जब सीपीआई के ईएमएस नंबूद्रीपाद केरल के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने। केवल चुने हुआ, अगर इलेक्शन के माध्यम से जनता के आदेश से वोट प्राप्त करके दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्टों की कोई सरकार सबसे पहली बार बनी तो वो केरल में बनी। ये बात मैं पहले कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों केरल वह राज्य है जहां पर कि तीन विदेशी विचारधाराओं ने भारत में प्रवेश करने के लिए केरल को गेटवे की तरह इस्तेमाल किया। और आज की परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति यह है दोस्तों कि लगभग आधी से ज्यादा आबादी का विदेशी विचारधारा में परिवर्तन हो चुका है। आधी से ज्यादा, आप कह सकते हैं लगभग 75% आबादी का, उससे भी अधिक वैचारिक परिवर्तन हो चुका है। वैचारिक परिवर्तन, और उस परिवर्तन का एक उदाहरण मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो अभी चुनाव परिणाम आया है उसके हवाले से। आप सबको पता है, आंकड़ों में विश्वास करते हैं, जो भी पॉलिटिकल आइडिया के दर्शक हैं सभी के पास, मुझे तो लगता है कई दर्शक हमारे ऐसे हैं मित्रों जिनके पास मुझसे भी अधिक जानकारी होती है, आंकड़ों की जानकारी रखते हैं। कई बड़े संख्या है उन दर्शकों की जिनके पास आंकड़े परफेक्ट होते हैं। दोस्तों पता है केरल में जो इस बार चुनाव परिणाम आया है उसमें सत्ताधारी गठबंधन जो है उसके 102 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। 102 विधायकों में आपको पता है कि ईसाई कितने जीत कर आए हैं? ईसाई 31 जीत कर आए हैं। दोस्तों बार बार पूरे देश भर की राजनीति में जब भी मीडिया, किसी भी मीडिया चैनल पर बातचीत देखेंगे, डिबेट देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे या बहस देखेंगे, हर बार चर्चा के केंद्र में यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट दिया या नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इस बात का विश्लेषण लगातार होता है। लेकिन इस बात की चर्चा कोई नहीं करता कि केरल में 102 जो विधायक सत्ताधारी दल के जीत कर आए हैं, वहां पर जो हिंदू आबादी है 55%, लगभग 54.9%, जो 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार केरल में 54.9%, मतलब यानी लगभग 55% हिंदू आबादी है वहां पर। उसके अनुसार अगर 55% के अनुसार, अगर जनसंख्या के अनुसार अगर एमएलए की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए थी 102 में? 102 में कम से कम 57-56 एमएलए तो जरूर होने चाहिए थे, लेकिन स्थिति क्या है? मात्र 41 हिंदू उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। इसलिए चुनाव जीतकर क्यों आए? इसलिए कि टिकट ही कम दिया गया। क्यों टिकट कैसे बंटवारा हुआ? कांग्रेस पार्टी 92 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी।
कांग्रेस कितनी चालाकी से हुआ है वहां परिवर्तन, ये देखिए। कांग्रेस 92 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने 22 ईसाई और 12 मुसलमान को टिकट दिया, यानी 34। लगभग कह सकते हैं आप 40% उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाए, किससे? मुस्लिम और ईसाई समाज से। दोनों की मिलाकर आबादी कितनी है? लगभग 44-45%। ठीक है, 40% कांग्रेस ने टिकट दिया, लगभग मान के चल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ 44-45% आबादी को लगभग 40 टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, 40% टिकट दिया। लेकिन साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हिस्से में 26 विधानसभा सीटें गई, जिसमें 22 विधानसभा सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। मतलब 40% के बाद ये 22, ये 26 में अधिकतर मुसलमान उम्मीदवार। इसके अलावा ईसाइयों की पार्टी केरला कांग्रेस 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 7 उम्मीदवार इसके चुनाव जीतने में सफल रहे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 22 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों, केरल कांग्रेस जैकब के 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीतने में सफल रहे। कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी सीपी जॉन के 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जीतने में कामयाब रहे। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। शिबू बेबी जॉन की पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 4 सीट पर लड़ रही थी, 3 सीट जीतने में कामयाब रही। अब आप कुल उम्मीदवार और कुल जीते हुए उम्मीदवार का औसत निकाल कर देखिए। मतलब केरल में सबसे कमजोर वोट बैंक अगर कोई था तो वह हिंदू वोट बैंक था। तभी तो 55% जो इस देश की मूल आबादी है, मूल निवासी है, मूल आबादी, उसे 40%, 55% आबादी को 40% सीटें और 18.4% जो ईसाई है केरल में, उनके विधायकों की संख्या सत्ताधारी गठबंधन में कितनी है? तो 30.4%। मतलब 18.4% ईसाई आबादी के विधायकों की संख्या कितनी है सत्ताधारी गठबंधन में? 30.4%। दोस्तों, क्यों हुआ ऐसी परिस्थिति, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चुनाव की शुरुआत होने से पहले परिस्थिति ऐसी बनी थी केरल में कि लग रहा था कि कांग्रेस के गठबंधन से ईसाई नाराज चल रहे हैं। इसलिए नाराज चल रहे हैं चूंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, एसडीपीआई, आईएसआईएस, मतलब ये जितने भी नैरेटिव बनते हैं, आपको पता है दोस्तों कि आईएसआईएस की ओर से सबसे अधिक भारत में किसी राज्य से अगर युवा और युवतियां लड़ने के लिए हथियार उठाकर कहीं से गया तो वो केरला से गया। केरला स्टोरी फिल्म आपने देखी होगी दोस्तों। लव जिहाद का शब्द केरल से कॉइन किया गया था, लैंड जिहाद का शब्द भी केरल से क्वाइन किया गया था। और आपको पता है लव जिहाद और लैंड जिहाद का शब्दावली क्वाइन किसने किया था? ईसाइयों ने किया था। ईसाई नाराज थे, इसीलिए ईसाइयों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने, यूडीएफ ने भरपूर संख्या में टिकटें बांटी, बड़ी संख्या में टिकट बांटी और उसी का परिणाम हुआ कि 18.4% ईसाई आबादी के 30.4% विधायक एमएलए चुनाव जीतकर केरल के इस विधानसभा में पहुंचे हैं। 26.6% मुस्लिम आबादी है मित्रों केरल में। कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन कराती है, काउंटर ध्रुवीकरण कराती है, पोलराइजेशन कराती है। यहां क्या हुआ दोस्तों? केरल में 26.6% मुस्लिम आबादी के लिए 29.41%, मतलब लगभग 29.5% मुसलमान, मतलब मुसलमानों की आबादी की तुलना में 20% अधिक मुस्लिम एमएलए चुनाव जीतकर पहुंचे हैं यूडीएफ की तरफ से। ईसाइयों की 18% आबादी है, लगभग 18.5%। उसके बदले लगभग आप कह सकते हैं 1.5 से भी ज्यादा, मतलब लगभग 75% उनकी आबादी से ज्यादा एमएलए उनकी ईसाइयों के जीत कर आए। 18.5% आबादी के
30.4% विधायक ईसाई समुदाय के हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के 55% हिंदुओं, 54.9% हिंदुओं के मात्र 40.2% एमएलए चुनाव जीतकर केरल के इस विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन से पहुंचे हैं। लेकिन आपने इस पर चर्चा किसी भी मीडिया हाउसेज में नहीं सुना होगा। दोस्तों ये कोई छोटी बात है। इससे भी बड़ी बात क्या है वो देखिए आप। जनसंख्या का आंकड़ा मैं बता रहा हूं दोस्तों। 1947 में जब देश आजाद हुआ था मित्रों, जब देश आजाद हुआ तो 1951 में पहला सेंसस हुआ था। 1951 में पहला सेंसस जब हुआ था दोस्तों, तो केरल में हिंदुओं की आबादी थी 61.6%। 1951 में 61.6%, जो अभी 54.9% है। लगभग 11% से ज्यादा का गिरावट हिंदुओं की आबादी में हुई है। ईसाई 20.9% थे, लगभग 21%। उसमें 18.6% है, यानी ईसाइयों की आबादी में गिरावट हुई है। और ईसाइयों की आबादी में जो गिरावट हुआ है दोस्तों, इसका कारण है कि ईसाइयों ने जन्म दर के मामले में, फर्टिलिटी रेट के मामले में कंट्रोल किया है। लेकिन मुसलमानों का ये नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों। 1951 में जहां मुसलमानों की आबादी केरल में थी 17.5%, 17.5%, और आज कितनी है 26.6%। 51 की बात मैं कर रहा हूं। 51 से मुसलमानों की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है दोस्तों, 1951 में जब मैंने बताया कि आबादी थी 17.5%, तो 61 में यह आबादी बढ़कर हो गई 17.9%, 71 में 19.5%, 81 में 21.3%, 91 में 23.3%, 2001 में 24.7% और 2011 में 26.6%। और माना यह जा रहा है कि 2051 तक यह मुसलमान की आबादी 34.6% होगी, 34.6% होगी, और हिंदुओं की आबादी होगी 49.3%। यही बात वेल्ला पॉलिनेटेशन ने कहा कि 1951 तक वेल्ला पॉलिनेटेशन, जो इजावा समुदाय के नेता है वहां, ठीक है, इजावा समुदाय के नेता हैं, भारतीय धर्म जन सेना पार्टी के जो प्रमुख हैं बीडीजेएस के, उनके पिता जो वेल्ला पॉलिनेटेशन है, उन्होंने जो बयान दिया कि 1951 आते आते केरल में हिंदू माइनॉरिटी होंगे, वो इसी आंकड़े पर आधारित है। और यह आंकड़ा दोस्तों मेरा नहीं है, यह आंकड़ा जो 51 से लेकर 2011 तक मैंने बताया है, यह आंकड़ा भारत के सेंसस का आंकड़ा है। और इसी के आधार पर एक प्रोजेक्शन, एक अनुमान लगाया गया है कि जो जन्म दर की जो रफ्तार है उसके आधार पर, कन्वर्जन का आधार इसमें शामिल नहीं है। कन्वर्जन का रेट अगर बढ़ता है तो फिर ये इन आंकड़ों में और ज्यादा उछाल आ सकता है। मतलब 51 तक ये जो 34.6% संभावित आबादी बताई जा रही है मुसलमानों की, ये हो सकता है 40% का भी आंकड़ा पार कर जाए। तो क्या केरल के इस दर्द पर भी कोई राजनीतिक दल चर्चा कर रही है? कोई टीवी डिबेट हो रहा है? किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बातचीत हो रही है? नहीं हो रही है। बीजेपी का दर्द, कांग्रेस का दर्द, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दर्द, वामपंथियों का दर्द, मुसलमानों का दर्द, ईसाइयों का दर्द सबको दिख रहा है। लेकिन केरल की जो डेमोग्राफी बदल रही है, क्या उसका दर्द भी कम से कम केरल की जनता को दिख रहा है क्या? यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल कितना मौजूद है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।